हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 12 को देखने वाले हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के, जहां पे हम लोग एरे की कंप्लीट प्रोग्राम्स को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एरे की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बताया था, एरे क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से एरे को डिक्लेयर, इनिशियलाइज, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले जाके वो देखो, ताकि आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बेसिक्स समझ में आए। मैंने इस चैनल पे कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जहाँ पे आपको एरे की सारी चीजें यहाँ पे मिल रही होंगी। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फॉर एमएसबीटी बनाया है। आप इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सीएसएस की सारी लेक्चर्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ मैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एमएसबीटी के लिए जितने भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बट इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए 2 दिन का करेंगे। जस्ट वेट। ओके, या तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग कंप्लीट वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को भी एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को भी। वहाँ पे मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बताऊंगा, पूरे सिलेबस को कवर करूंगा। लगभग ये 8 घंटे का सेमिनार होगा, 2 दिन होगा ये सेमिनार। वहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन बैंक, कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आपको 100 रुपीज की फीस है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे आपको सिंपली अपनी डिटेल्स सेंड करना है और आप एनरोल हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमें एरे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ आपको। ये जो कंप्लीट सिलेबस होगा ये डिस्कस किया जाएगा आपके साथ इस चैनल पे और हमारे वर्कशॉप पे। ठीक है, पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा। सेकेंड चैप्टर में हमें एरे पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है। इसके बाद हमें थर्ड चैप्टर देखना है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरे के बारे में थोड़ी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि एरे को प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहां पे आप मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। जैसे अगर आप एरे नहीं बनाएंगे तो आपको 10 वैल्यू के लिए 10 डिफरेंट वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। बट जब आप एरे बनाते हैं तो आप एक ही वेरिएबल के अंदर 10 डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, 50 डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। आप जितना चाहें उतनी एरे की साइज को डिफाइन कर सकते हैं। हमने कुछ एरे के एडवांटेजेस भी देखा था और डिसएडवांटेजेस भी देखा था। ठीक है, उस पर आज हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं कि एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। मैं एक फाइल बनाता हूँ HTML की प्रोग्राम की, मैंने नाम रखा है इसका एरे प्रोग्राम। ठीक है, मैंने पहले भी HTML की बेसिक सिंटैक्स आप लोगों को बताई हुई है। अगर आप भूल गए हैं, सबसे पहले जाकर पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एरे प्रोग्राम रखता हूँ अपने पेज का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा। स्क्रिप्ट टैग हालांकि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आप हेड टैग में भी यूज कर सकते हैं, बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप एक ही जगह पे स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे, आप कहीं पे भी स्क्रिप्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरे की प्रोग्राम की बात करते हैं। एरे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो ये, अगर राइट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिक्लेयर एरे, टू इनिशियलाइज एरे विद दीज डेटा मेंबर्स। आपको वहाँ पे डेटा मेंबर्स भी दिया जाएगा, तो आप उन डेटा मेंबर्स के साथ अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। सपोज करो हमने बनाया एरे, एरे का नाम रखा AR इक्वल्स टू न्यू एरे। ठीक है, यहाँ पे आपको साइज को डिफाइन करना होता है। हमेशा ध्यान, जब भी आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पैरेंथेसिस के अंदर अपने साइज को डिफाइन करना होगा। सपोज करो मैंने 10 साइज डिफाइन किया, तो इसका मतलब होगा दिस एरे will store 10 वैल्यूज। ठीक है, आप इस एरे में 10 डिफरेंट वैल्यूज को रख सकते हैं। जब मैं साइज को डिफाइन करता हूं, इसका मतलब होता है कि आप इसमें 10 वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप, आपके पास ये सवाल भी आएगा कि क्या हम बिना साइज को डिफाइन किए हुए, यहाँ पे बिना साइज को दिए हुए हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं क्या, इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या? तो नहीं, जब भी आप एरे को क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो आपको एरे का साइज देना पड़ता है। साइज प्री डिफाइन होता है एरे में। ठीक है, पहले से आपको साइज वहां पे बताना पड़ेगा सिस्टम को कि आप इस एरे में कितने वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं, तभी जाके हमारा सिस्टम जो है वो उतनी साइज की मेमोरी ब्लॉक्स डिफाइन करेगा। जैसे एरे में जो हम कोई भी नंबर स्टोर करते, कोई भी वैल्यू स्टोर करते, तो वो मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे हमने ये 10 एरे बनाया, उसका मतलब हुआ कि हमने 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को
स्टोर किया है और 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी में हम अपने वैल्यूज को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने इनिशियलाइजेशन के दौरान या एरे को डिक्लेयर करने के दौरान ही वैल्यूज दे दिया एरे में, तब आपको वहां पे साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली एरे को वैल्यू दे रहे हैं, मतलब एरे में डायरेक्टली आप वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे कुछ इस तरीके का बना सकते हैं। मैंने लिया दूसरा एरे ले रहा हूँ, माई एरे इक्वल्स टू न्यू एरे। यहाँ पे अगर आपने पहले से साइज दे दिया, सपोज करो 10, 20, 30, 40, 50, तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने पहले ही अपने एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया कि मैं 5 एलिमेंट अपने एरे में रखना चाहता हूँ, तो सिस्टम खुद से समझ जाएगा कि इस एरे की जो साइज है वो 5 होगी, ठीक है। सिस्टम को क्या लगेगा कि इस एरे साइज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो या तो आप पहले से साइज दो, एरे को डिक्लेयर करने के दौरान एरे को साइज दे दो, या फिर आप डायरेक्टली एरे को इनिशियलाइज कर दो। दोनों ही तरीका इसका सही होता है। एक और तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का, जैसे मैंने एक और एरे बनाया माई न्यू एरे के नाम से, इक्वल्स टू न्यू एरे, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर में भी आप इसकी साइज को डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये तीनों ही तरीके एरे को डिफाइन करने के लिए सही माने जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ कि एरे में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये चीज, एरे में अगर आप इंसर्ट करेंगे कोई भी एलिमेंट, या फिर आप वहां से एलिमेंट को रिट्राइव करेंगे, मतलब डिस्प्ले कराएंगे, आपको दोनों ही सिचुएशन में आपको एरे की इंडेक्स वैल्यू चाहिए होगी। बिना एरे के इंडेक्स वैल्यू के आप कोई भी एरे के एलिमेंट को ना प्रिंट कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमने एक एरे को इनिशियलाइज किया है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एरे को इनिशियलाइज किया है, तो इसको हम लोग डिस्प्ले कैसे कराते हैं, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे आप एरे को फॉर, हमें पता है कि यहाँ पे हमें 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना, तो जाहिर सी बात है अगर आपको 5 एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है वन बाय वन, मतलब आप सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगाया लूप फॉर I equals to 0, I less than 5, I प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई न्यू एरे ऑफ आई, मैं यहाँ पे आई पास करना पड़ेगा, तो इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। माई न्यू एरे में सबसे पहले क्या जाएगा, 0 जाएगा, तो 0 नंबर पे कौन होगा, 10 होगा, बिकॉज एरे की जो डिफॉल्ट इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। फिर 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, देन 4, और 4 पे जाके ये कंडीशन रुक जाएगा, 5 पे जाके फॉल्स हो जाएगा, तो वहां से हम अपने लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो एरे को अगर आपको डिस्प्ले कराना है, या फिर एरे में आपको कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको एरे की इंडेक्स पोजीशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप का यूज करके एरे को सिंपल में डिस्प्ले कराया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक बार रन करा के देखते हैं। मैं रन करता हूँ इसको, रन विदाउट डिलीवरिंग, क्रोम से रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही है वहां पे। यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं आई, क्या हमने कहीं पे, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने कुछ गलतियां करी हैं कि अपने एरे में। प्रोग्राम हम लोग वापस देखते हैं। माई न्यू एरे हमने बनाया यहाँ पे, न्यू एरे, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे ऑफ आई, करेक्ट है, ये चीज सही है। माई एरे हमने बनाया यहाँ पे, इस एरे को अगर हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं, माई न्यू एरे इक्वल्स टू न्यू एरे,
ये तो सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई न्यू एरे। ओके, वापस एक बार रन करा के चेक करते क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले हमारे जो ऊपर के एरे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से यहाँ पे चीजें डिस्प्ले नहीं हो रही थी, बट अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 10 20 30 40 50। अब इसको लाइन अगर ब्रेक करना तो आप लाइन यहाँ पे सिंपल में ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेक करना चाहें तो आपको पता है एचटीएमएल टैग अगर आप यूज करेंगे तो आपको डबल कोट्स में यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल कोट्स में एचटीएमएल टैग यूज करता हूँ, ठीक है। आप एचटीएमएल टैग को अलग से भी यूज कर सकते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आपको दिख रहा है 10 20 30 40 50 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एरे को आप इतने ही सिंपल तरीके से एरे को क्रिएट करते हैं और एरे को डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने एरे को पहले से इनिशियलाइज नहीं किया है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले से एरे को इनिशियलाइज किया था, ठीक है। माई एरे इक्वल्स टू न्यू एरे, और हमने यहाँ पे एरे में पहले से वैल्यू डाल दी थी। बट अगर आप एरे में पहले से वैल्यूज नहीं डालेंगे तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। मतलब अगर आपने इनिशियलाइजेशन के वक्त, अगर आप जहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो, अगर वहां पे आपने एरे में वैल्यूज नहीं दी और आप चाहते हैं कि उस एरे में हम बाद में वैल्यूज पुट करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमने बनाया माई न्यू एरे इक्वल्स टू न्यू एरे, यहाँ पे मैं साइज डिफाइन करता हूँ, सपोज करो 6, ठीक है। अब अगर मुझे इन 6 इंडेक्स पोजीशन पे 0 से लेकर 5 इंडेक्स पोजीशन पे मुझे वैल्यूज देंगे तो मैं कैसे दूंगा, माई न्यू एरे ऑफ 0। सपोज करो मैंने वैल्यूज दी संडे, ठीक है। माई न्यू एरे ऑफ 1 मंडे, माई न्यू एरे ऑफ 2। इस तरीके से आप डिफरेंट इंडेक्स पोजीशन पे मैनुअली भी जाके वैल्यूज को दे सकते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। एरे में हमने पहले भी सारी चीजें देखी थी कि किस तरीके से आप जावा में पढ़े या सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा, तो एरे में उसी सेम तरीके से यहाँ भी एरे में हम वैल्यूज को दे सकते हैं। माई न्यू एरे 4 इक्वल्स टू थर्सडे, माई न्यू एरे ऑफ 5 इक्वल्स टू फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 इंडेक्स ले लिया, मतलब 6 वैल्यूज टोटली हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, फ्राइडे तक। ओके, अब इसको प्रिंट कैसे करना, सिंपल, जैसे हमने फॉर लूप लगाया और इन 6 वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। बस ये इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका हो जाता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो दिख रहा है आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। यहाँ पे आपको 5 वैल्यूज आई हैं। 5 वैल्यूज क्यों हमारे पास है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे आई लेस देन 5 था तो आई को लेस देन 6 कर देते हम लोग, तो हमारी फ्राइडे भी प्रिंट यहाँ पे होकर आ जाएगी। रेफरेंस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्राइडे, ठीक है। तो एरे को आप इस तरीके से डिफरेंट तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं और एरे को यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एरे की कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, वहां पे आपको लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो इस लूप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मुझे एरे की तीसरी इंडेक्स को प्रिंट करना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई न्यू एरे ऑफ 3, ठीक है। ये मैं रिफ्रेश करूंगा तो बस मेरा 3 इंडेक्स पोजीशन वेंसडे जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। हमेशा चीज ध्यान रखना, जब भी आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, एरे हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गई, जहां पे भी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और वहां पे आपको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो वहां पे आपको लूप लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं और एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम एरे की वैल्यू को, एरे की लेंथ को भी रिटर्न कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, इज इक्वल्स टू माई एरे न्यू एरे डॉट लेंथ। अगर आप चाहें तो इस फंक्शन का यूज करके एरे की लेंथ को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। मेरे एरे की जो साइज है वो कितनी है मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट, इसको प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। लाइन ब्रेक हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 6 आ गया, मेरे एरे की साइज कितनी है 6, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 6 वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें काम कहाँ पे पड़ता है,
ये जो 6 मैंने लेंथ रिटर्न किया, इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी, जिससे हम एरे में कोई भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको एरे में कोई न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है या फिर वहां से वैल्यू को रिट्राइव करना है, आपको इंडेक्स पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एरे की साइज को 6 रखा था, तो हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज को इंसर्ट किया। ठीक है, 5 वैल्यूज को यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। हो सकता है मैं यहाँ पे एरे की साइज को क्या करूँ, 10 कर दूं। ठीक है, एरे की साइज को मैं 10 कर दूं। यहाँ एरे की साइज क्या हो गई हमारी, 10 हो जाती है। ठीक है, तो जब भी मुझे एरे में कोई भी न्यू एलिमेंट को, कोई भी किसी भी न्यू एलिमेंट को रिटर्न करना हो, किसी भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा, तो मुझे एरे की लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को देना होगा। लास्ट इंडेक्स पोजीशन मतलब क्या हो, जितनी एरे हमने पहले स्टोर करी हुई है, जैसे 0 1 2 3 4 5 में मैंने एरे को स्टोर किया हुआ, तो जिसका लास्ट इंडेक्स पोजीशन होगा उस पे मुझे अगर एरे की वैल्यूज को इंसर्ट करना, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली अगर मुझे इस एरे में एक नए एलिमेंट को ऐड करना, तो मैं वो एलिमेंट ऐड कैसे करूंगा बताओ। सिंपल है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, माई न्यू एरे, माई न्यू एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया यहाँ पे सैटरडे। ठीक है, अब मैं वापस से फॉर लूप लगा के पूरे एरे को प्रिंट करता हूँ। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन main dot write माई न्यू एरे ऑफ आई। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार प्रिंट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आई वैल्यू संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद वैल्यूज यहाँ पे अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, बिकॉज वहां पे मैंने इंडेक्स पोजीशन पे कोई भी वैल्यूज नहीं डाली थी। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, एरे को 10 से इनिशियलाइज किया, मतलब एरे को 0 से लेकर 10 तक चलाया। जो रेंज हमने यहाँ पे डिसाइड करी है वो कितनी करी हमने, 10 तक किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे साथ अभी, कि हमने यहाँ पे 10 पे डिसाइड किया और हमने यहाँ पे वैल्यूज भी डाली है 10 पे। हमने यहाँ पे ए डॉट लेंथ, मतलब हमारा जो वैल्यू इंसर्ट हो रहा है वो 10 पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं बाकी के, यहाँ पे देखो आप, फ्राइडे तक हमारी मेमोरी ब्लॉक में डेटा हमारे पास है, बट उसके बाद जो डेटा है वो हमने इंसर्ट नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा सैटरडे क्यों नहीं प्रिंट हुआ, बिकॉज सैटरडे को हमने 10th इंडेक्स पोजीशन पे डाला था। 10th इंडेक्स पोजीशन पे डाला था। यहाँ पे देखो, माई न्यू एरे इक्वल्स टू माई न्यू एरे डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है, 10 है, तो हमने 10th इंडेक्स पोजीशन पे डाला सैटरडे को, और यहाँ पे हमने लूप चलाया 10 के लेस देन, मतलब 9 तक लूप चलेगा, इस वजह से सैटरडे प्रिंट नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू करेंगे तो सैटरडे हमारा प्रिंट होगा, बट अनडिफाइंड भी आएगा, अनडिफाइंड भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हटाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप जितने भी एरे ले रहे हैं ना, एरे की साइज को हमेशा कम रखा करो। जैसे मैंने एरे की साइज को 6 करा, एरे लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो एरे की साइज को आपको इंक्रीज करने की जरूरत है, बिकॉज एरे एक कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एरे जो है वो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन था। सपोज करो अगर आपने 10 मेमोरी ब्लॉक को डिफाइन किया, अगर आपने पहले 5 में कुछ डेटा को डाला है और 6 7 8 पे डेटा नहीं डाला है, तो वो अनडिफाइंड आएगा। अगर आप 9 पे डाले तो वो 3 ब्लॉक जो है वो एम्प्टी रहेंगे, तो वो अनडिफाइंड रहेंगे। इस वजह से एरे जब भी आप डिक्लेयर करते हो, जितने डेटा आपको लेने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही एरे की साइज को डिफाइन करो। जैसे अगर आपको 6 डेटा लेना, तो आप 6 ही एरे की साइज को डिफाइन करो। उसके बाद अगर उसमें कोई डेटा ऐड करना है, तो आप लेंथ फंक्शन का यूज करके उस डेटा को ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे एरे की साइज को इंक्रीज ना करें, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया था। वो आपको यहाँ पे, अगर आप वो करेंगे यहाँ पे, तो आपकी गलती होने की चांसेस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं, प्रिंट करते हैं, न्यू एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। एग्जाम में 110% एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिक्लेयर एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट इन एरे। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एरे को। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक में ये बचता है
कि एरे में दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करना है, अगर आपको एक किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है कॉनकैट, एक है जॉइन। देखिए कॉनकैट मेथड जो होता है, कॉनकैट फंक्शन जो होता है वो सिंपली आपके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और सेपरेट करता है कॉमा से। क्या करता है, सेपरेट करता है कॉमा से। ओके, बट जो जॉइन मेथड होता है वो भी आपके एलिमेंट को, जितने भी एरे एलिमेंट थे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, बट उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कॉमा के बदले, कॉमा के जगह पे आप कोई और भी सिंबल को वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने लिया कि स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू माय न्यू एरे डॉट कॉनकैट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे str1 को प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी सारी चीजें प्रिंट होगी, सेपरेट हुआ है कॉमा से। हमने यहाँ पे कोई कॉमा दिया नहीं, बट ये सेपरेट हुआ कॉमा से, बिकॉज कॉनकैट मेथड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे स्ट्रिंग को कॉमा में सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ज्वाइन मेथड का यूज किया तो कैसा होगा, ज्वाइन मेथड हमने दूसरा स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू माय न्यू एरे डॉट ज्वाइन डॉक्यूमेंट डॉट राइट str2। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, लाइन ब्रेक करो ताकि हमें दिखे वो। ओके, तो हम ज्वाइन में ना डिफरेंट वैल्यूज को भी दे सकते हैं, मतलब डिफरेंट सिंबल को दे सकते हैं। सपोज करो मुझे कॉमन की, तो मैं देता हूँ ये और ऑपरेटर का साइन को। ठीक है, तो अब देखो ये कैसा प्रिंट होगा, ये जो सेपरेट करेगा वो और ऑपरेटर के सिंबल से सेपरेट करेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास दो मेथड आ जाते हैं, एक होता है कॉनकैट, दूसरा होता है जॉइन मेथड। ठीक है, ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट आपके एरे का। इससे ज्यादा आपको एरे में कुछ भी नहीं पढ़ना है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। मैंने लास्ट लेक्चर में एरे की आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत सारी बताई थी, किस तरीके से एरे क्रिएट होता है, क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होता है। तो आपको वो सारी चीजें अपने थ्योरी एग्जाम में लिखनी है। जब आप एरे ऐप से आपके पास एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एरे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो आपको एरे को डिफाइन करना कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे काम करता है, उसकी डायग्राम बतानी होगी, किस तरीके से इंडेक्स पोजीशन डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी पड़ती है। और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे किया है। एरे के प्रोग्राम बहुत सारे हो सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका हो सकता है बहुत सारा। ठीक है, जैसे किस तरीके से आप एरे को क्रिएट करते हैं, एरे में 10 एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं एरे के। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे इतनी कॉन्सेप्ट्स आपको बतानी थी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो हमारी वर्कशॉप है, अगर आप उस वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स होंगी मेरी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करें, अपनी डिटेल्स भेजें, आपकी इनरोलमेंट कंफर्म होगी। वहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, हमें इतनी चीजें हमें कवर करनी थी। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।